आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। हम दिखाते हैं खबर ठीक वक्त पर, क्योंकि हमें वक्त की कीमत पता है। आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जम्मू कश्मीर में लाल चौक तिरंगा फहराना वहां के अपने आप में अपराध है, क्योंकि अहमदाबाद की रहने वाली एक लड़की 14 साल की तंजीम मेहरानी ने यह ऐलान किया था पिछले साल कि वो लाल चौक पर जाकर श्रीनगर में तिरंगा फहराना चाहती हैं। पिछले साल उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि वो श्रीनगर एयरपोर्ट से ही वापस लौट गई थी। लेकिन मेहरानी ने एक बार फिर यह वायदा किया था कि इस साल 15 अगस्त के मौके पर वो लाल चौक पर तिरंगा फहराना चाहती हैं। 15 अगस्त तो नहीं, लेकिन हाँ, मेहरानी को यह मौका आज मिला जब लाल चौक पर जाकर मेहरानी ने तिरंगा फहराया और उसके साथ साथ यह एहसास भी दिलाया कि हम जम्मू कश्मीर को न सिर्फ अपना अभिन्न अंग मानते हैं, बल्कि हम जम्मू कश्मीर को वो हिस्सा मानते हैं जो हमारे दिलों में बसता है। लाल चौक पर तिरंगे को सलाम। ये देश की बेटी तंजीम मेहरानी है, जिसने दहशतगर्दों और अलगाववादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये वही लाल चौक है जहां कभी आतंकी संगठन धमकियों से भरे पोस्टर लगाते थे, जहां से देश विरोधी नारे लगते थे। उसी लाल चौक पर तिरंगा फहराकर तंजीम ने देश के इन दुश्मनों के चेहरे पर मानो करारा तमाचा मारा है। हम आपको बता दें कि लाल चौक श्रीनगर के सबसे संवेदनशील इलाकों में से है। न जाने कितनी बार इस लाल चौक पर आतंकी हमले कर चुके हैं, बेगुनाहों का खून बहा चुके हैं। इस लाल चौक पर आतंक को चुनौती देना किसी खतरे से कम नहीं। लेकिन तंजीम के अंदर उबाल मार रहा देशभक्ति का जज्बा उसे लाल चौक तक भी ले गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पहले तंजीम ने एक शख्स को राखी बांधी और उसके बाद लाल चौक पर तिरंगा फहराया। दोनों तिरंगा लेकर कुछ दूर तक मार्च भी करते हैं। वीडियो देखने पर यह भी पता लगता है कि लाल चौक तक पहुंचना तंजीम के लिए आसान नहीं था। ये वीडियो एक मोबाइल से बनाया गया है, लेकिन तंजीम के कदम ठिठके नहीं, वो आगे बढ़ती गई। साथ बैठे लोग होशियार थे, लेकिन तंजीम के कदम मजबूत थे और गाड़ी से उतरकर उसने सीधे लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया। कश्मीर के लाल चौक में आज तिरंगा लहराया गया। हम इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक इलाके में हैं, जहां पर तंजीम मीरानी ने और जय हिंद मंच के राष्ट्रीय महासचिव नवीन जय हिंद ने लाल चौक में पहले तंजीम ने उन्हें राखी बांधी और गिफ्ट में नवीन ने फिर लाल चौक में तिरंगा फैलाया। दरअसल अहमदाबाद की तंजीम मीरानी का सपना था कि वो श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराए, और इसके लिए उन्होंने पिछले साल भी कोशिश की थी। लेकिन पिछली बार तंजीम को सुरक्षा कारणों की वजह से एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था। इस बार भी तंजीम ने ऐलान किया था कि वो लाल चौक पर तिरंगा लहराकर ही दम लेंगी। इसके लिए तंजीम ने तैयारी भी की थी। मैं जब गई बार लाल चौक गई थी, तब वहाँ पे मुझे रोक दिया गया था, लेकिन नवीन जैन सर को नहीं रोका गया था, उन्हें तिरंगा फहराने दिया था। और तभी मैंने उनसे संपर्क किया और मैंने उनसे कहा कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे लाल चौक पे तिरंगा लहराने ज़रूर ले जाएंगे, और उन्होंने ये रक्षाबंधन की गिफ्ट दी है मुझे, और उनके लिए मैं उनका खूब आभार मानती हूँ। लाल चौक पर तिरंगा लहराने की कोशिश पहले नेता भी कर चुके हैं, लेकिन 14 साल की इस बच्ची के ख्वाब और कोशिशें इन नेताओं से ऊंची निकली, और तंजीम ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद उसके अपने परिवार ने भी नहीं की थी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां एक बेटी ने देश की लाल चौक पर तिरंगा फहराकर देश में अपना नाम कमाया है, वहीं एक दूसरी बेटी उन तमाम देशभक्तों के ताने झेल रही है जिसने तिरंगा फहराया। तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की जीन्स और चप्पल पहनकर झंडा फहरा रही है। अब इन तथाकथित देशभक्तों ने इस लड़की को ट्रोल करना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जीन्स पहने हैं और चप्पल पहने हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये अधिकार उन्हें किसने दिया? वो कौन होते हैं यह तय करने वाले कि मानदंड क्या है? इसमें कोई शक नहीं है कि तिरंगे का मान रखना हर हिंदुस्तानी का सबसे पहला धर्म है, लेकिन जीन्स पहनकर तिरंगा फहराना
इस धर्म के अवमानना के तौर पर कैसे देखा जा सकता है? आखिरकार इन तथाकथित देशभक्तों को यह अधिकार किसने दिया, जो अगर है भी तो पुलिस या सरकारी तंत्र के पास है? ये कथित देशभक्ति का संग्राम है जो सड़क पर मचा है, और इस वाद विवाद की वजह है देश की एक बेटी का पहनावा। लड़की ने जीन्स और टी शर्ट पहनकर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की कोशिश की तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें झंडा फहराने को लेकर एक लड़के और एक लड़की में नोकझोंक हो रही है। दोनों इस कदर एक दूसरे से उलझे हुए थे कि बीच बचाव के लिए पुलिस को आना पड़ा, लेकिन लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से उलझे रहे। दरअसल लड़कों का कहना था कि जीन्स और टी शर्ट पहनकर झंडा नहीं फहरा सकती, जबकि लड़की झंडा फहराने पर अड़ी थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या देशभक्ति और झंडा फहराने के लिए किसी ड्रेस कोड का मोहताज होना पड़ेगा? क्योंकि इन लड़कों ने जिस तरह से इस लड़की को राष्ट्रीय ध्वज फहराने से रोका, उसे लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि संविधान में झंडा फहराने के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। ड्रेसिंग कोड को लेकर नियम नहीं है, तो जब आप कोड को देखते हैं, जब आप एक्ट को देखते हैं, तो इन जनरल आप उसका इंटरप्रिटेशन यही निकालते हैं कपड़े ड्रेस कोड के बारे में कि ड्रेस कोड शालीन होना चाहिए, मैनर होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की अभद्रता, किसी भी किस्म का इंसल्ट नहीं होना चाहिए आपके नेशनल प्राइड को लेकर के। जिस तरह से इस लड़की को झंडा फहराने से रोका गया और उसके बाद वीडियो को सोशल साइट पर वायरल किया गया, इसके बाद देश के युवा भी लड़की के समर्थन में आ गए और कहा कि झंडा फहराने के लिए किसी खास ड्रेस की जरूरत नहीं, जरूरत है तो दिल में देश और देश के झंडे के लिए सम्मान की। लड़की जो कर रही है वो सही कर रही है, और झंडे तो कभी भी फहरा सकती है, ऐसा कोई न तो संविधान में लिखा हुआ है न और इससे संबंधित और कोई नियम है कि आप किस तरह से और किस प्रकार से कपड़े पहन के फहराएं। कपड़ों पे देख के कोई तिरंगे का कोई मतलब नहीं है, कपड़ों से तिरंगा कोई लेना देना नहीं है, जिससे वो कुछ भी पहन के तिरंगा फहरा सकते हैं। तिरंगे की रिस्पेक्ट हमें हार्डली करनी चाहिए, ड्रेस से या ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती कि हम क्या पहन के कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ये वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन सवाल उन लोगों पर है जो कथित राष्ट्रभक्ति के नाम पर दूसरों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं और मानव समाज के ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आज का दिन लगता है देश की बेटियों के लिए ही है। एक और देश की बेटी की कहानी अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो चंडीगढ़ में अपनी इज्जत, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। आईएएस की बेटी है और उनके साथ छेड़छाड़ ही नहीं बल्कि अपहरण करने की भी कोशिश की गई, ये उनका दावा है। पुलिस में एफआईआर कराया गया, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को हल्के तरीके से प्रस्तुत कर उन तमाम आरोपियों को बरी करने की कोशिश की बेल के आधार पर, जो दरअसल मुकदमे की वजह से जेल में पहुंचे थे। मामला दरअसल हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के बेटे का है और इसीलिए पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि दबाव में पुलिस ने उन आरोपों को दरकिनार कर दिया है जिनके तहत गैर जमानती ये मामला बनता था और जमानत जल्द से जल्द दे दी गई है। कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज को लेकर पुलिस गोलमाल जवाब दे रही है और पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि पंजाब के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और हर कोई बस यही उम्मीद कर रहा है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर यह आरोप न लगे, क्योंकि कुछ ऐसे ही आरोप पहले कांग्रेस के नेता पर लग चुके हैं जिनका बेटा आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। चंडीगढ़ की बहादुर बेटी गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए खुद अपनी लड़ाई लड़ रही है, बिना किसी डर के अपनी आवाज बुलंद कर रही है। इस पूरे मामले में घटना की जगह के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें मददगार हो सकती हैं, लेकिन इसे लेकर पुलिस पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह रही। मैं कह रहा हूं, हम हर कैमरा, जो एक एक कैमरा है उस रोड पे, सबको एनालाइज कर रहे हैं। जब हमारा टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। घटना के आसपास 9 पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने की बात कही जा रही है। वर्णिका छेड़छाड़ केस में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सीसीटीवी फुटेज हासिल करने में देरी क्यों की जा रही है। अगर पुलिस के पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं तो वो खुलकर क्यों नहीं बोल रही। क्या सीसीटीवी फुटेज उड़ाने या मैनेज करने के लिए मोहलत दी जा रही है? क्या पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है? क्या आरोपों की धाराएं बार बार बदलकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के बेटे को मदद पहुंचाई जा रही है?
इन सब सवालों पर चंडीगढ़ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। हम एक बड़ी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो चंडीगढ़ पुलिस है। हमारे पे हम बिल्कुल फेयर काम कर रहे हैं, हमारे पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं। मैं एक बार बार कह रहा हूँ, हम बिल्कुल ओपन माइंड से चल रहे हैं। अगर कोई सेक्शन लगेगा तो हम जरूर लगा देंगे। वहीं वर्णिका बार कह रही है कि वो इंसाफ मिलने तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी। मुझे लगता है कि चाहे ये केस, चाहे ये लड़ाई मैं जीतूं या मैं हारूं, कम से कम इस इंसिडेंट से पूरे देश में अवेयरनेस तो हुई है। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो रेज हुए हैं जो शायद अगर हो सकता है मैं ये ना जीतूं तो हो सकता है अगली बार कोई जीत जाए। तो आई थिंक कि चाहे एंड रिजल्ट जो भी है, फ़ायदा तो इसका डेफिनेटली हुआ है। वहीं आईएएस की बेटी से छेड़छाड़ के मामले में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला पर विरोधियों ने हमले तेज कर दिए हैं। बराला साहब का बेटा इस तरह की नैतिक पतन की हरकत करता है और प्रदेश के मुख्यमंत्री बजाय ये कहने के बराला साहब को हम पद से हटा रहे हैं, बजाय ये कहने के पार्टी इस पे माफ़ी मांगती है, वो ये कहते हैं कि बराला साहब का इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे स्पष्ट नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी के नैतिकता पे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इस तरह की सोच है। अब बीजेपी के अंदर से भी पीड़ित को इंसाफ की आवाज उठ रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है कि आईएएस अफसर की बेटी से बदसलूकी के मामले में मुझे मेरे सहयोगी वकील से जानकारी मिली। इस मामले में मैं जल्द चंडीगढ़ कोर्ट में पीआईएल दाखिल करूंगा। अब इस मामले में पुलिस प्रशासन और खट्टर सरकार के साथ ही निगाहें बीजेपी के आला नेताओं पर टिकी हैं। आरोप संगीन है और पीड़ित वर्णिका फौरन एक्शन की मांग कर रही है। चंडीगढ़ से सलील खन्ना के साथ टीम न्यूज नेशन। हम सब जानते हैं कि राजनीतिक रंगदारी कई राज्यों में बड़ी प्रमुखता से होती है। यह बात अलग है कि उस पर हम पर्दा डाले बैठे रहते हैं। हरियाणा में बीजेपी के स्थानीय नेता का पारा इतना चढ़ गया कि सड़क विवाद की वजह से नेताजी ने अपनी आन बान और शान की वजह से पूरे सड़क पर जाम लगा दिया। यहां तक कि एक एम्बुलेंस को भी जाने नहीं दिया। एम्बुलेंस के भीतर मरीज था, लेकिन तू मैं होती रही। मरीज अस्पताल बहुत देर से पहुंचा, जिसकी वजह से मरीज की मृत्यु हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताजी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। वो सिर्फ इसलिए कि उनकी रंगदारी को कोई कैसे चुनौती दे सकता है। हरियाणा के फतेहाबाद में लालबत्ती चौक पर बीजेपी नेता और फतेहाबाद नगर परिषद के प्रधान दर्शन नागपाल की गाड़ी से एक एम्बुलेंस की हल्की टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। एम्बुलेंस के अस्पताल पहुंचने में देर हुई और नवीन कुमार की मौत हो गई। मरीज के रिश्तेदारों का आरोप है कि मामूली टक्कर के बाद बीजेपी नेता और उनके समर्थकों ने एम्बुलेंस रोक ली। हम एम्बुलेंस को लेकर के बंसल हॉस्पिटल जा रहे थे, तो लाल बत्ती पे जाम लगने की वजह से थोड़ा सी एम्बुलेंस नगर परिषद के प्रधान दर्शन नागपाल के गाड़ी से टच हो गई। प्रधान जी ने अपनी गाड़ी एम्बुलेंस के पीछा लगा करके और तब देवलाल बुद्ध के पास हमारी एम्बुलेंस को घेर करके रोक लिया। लगभग हमारा आधा घंटा वहाँ बर्बाद कर दिया बहसबाजी में कि मेरी गाड़ी का नुकसान की भरपाई करो। दूसरी ओर बीजेपी नेता का कहना है कि एम्बुलेंस ने उनकी गाड़ी में टक्कर मारी थी। बावजूद इसके उन्होंने इसमें मरीज होने के कारण एम्बुलेंस को जाने दिया। ना रोकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहाँ अगर एक भी आदमी ये कह दे कि मैंने एम्बुलेंस रोकी, मैं रोज समाज सेवा में हूँ, वैसी तो मेरी भी आत्मा होगी, मुझे भी पता है मेरा क्या कार्य है। रोकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वहाँ खड़ी के बाद मैंने तसल्ली जरूर की। अब इस झगड़े का सच चाहे जो भी हो, लेकिन मरीज को अस्पताल पहुँचने में देर हुई और उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मरीज के रिश्तेदारों ने इसके लिए नेताजी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। उसके दौरान वो जब हॉस्पिटल में अपने चाचा को ले गए तो उनकी डेथ हो गई। वो कह रहे गाड़ी रुकाई उस कारण हुई है। इस मामले में दोनों पक्ष को शिकायत प्राप्त हुई है। रोड रेस के इस मामले की वजह से हरियाणा बीजेपी के एक और नेता विवादों में घिर गए हैं। फतेहाबाद से भूपेंद्र मोर के साथ टीम न्यूज नेशन। श्रीनगर और कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बल बड़ी मुस्तैदी से आतंकवादियों के सफाई में लगे हुए हैं। सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ का मामला कम होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में बीती रात एक आतंकवादी का एनकाउंटर किया गया और उस वक्त न्यूज नेशन की टीम मौके पर ही मौजूद रही। एनकाउंटर की पूरी खबर
और कैसे कैसे इस पूरे इनकाउंटर को अंजाम दिया गया, आप देखिए न्यूज नेशन के कैमरे की नजर से। स्याह रात में आतंक की घेराबंदी, गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच पहुंचा न्यूज नेशन। पुलवामा के सांबोर में सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ जैसे ही न्यूज नेशन को दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिली, फौरन न्यूज नेशन की टीम भी मौकाए वारदात पर पहुंच गई। न्यूज नेशन ने आतंकियों की घेराबंदी की कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद की। जवानों ने पूरे इलाके को घेर रखा था। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के संबोरा जगह पर अभी लाइव ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसी सूचना मिली है कि 2 से 3 आतंकी एक घर में छुपे हुए हैं, जिनमें 2 आतंकियों को फिलहाल आर्मी हो, सीआरपीएफ हो कॉर्डन ऑफ करके ट्रैप कर ली है। लेकिन अभी आप देखिए कि रात के अंधेरे में यहाँ पर हर तरफ आपको जवान ही जवान नज़र आ रहे होंगे। पूरा ये जो इलाका है छावनी में तब्दील हो गया है। वजह ये है कि यहाँ पर सूचना मिली थी कि आतंकी छुपे हैं और वो सूचना पूरी तरह से पुख्ता थी। यही वजह है कि आप यहाँ पर देखिए, नज़र डालिए कि यहाँ पर एक के बाद एक तमाम गाड़ियों की पूरी तरह से एक तरह से काफिला यहाँ पर आ चुका है। और जो चाहे जेएनके पुलिस हो उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है, आर्मी की 50 RR टीम यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ सीआरपीएफ की 110 बटालियन मौजूद है। तो इस तरह की स्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं जब लाइव सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। दरअसल घाटी में जवान ऑपरेशन मोड में हैं और रविवार शाम को जैसे ही आतंकियों का सुराग मिला, फौरन कार्रवाई तेज कर दी गई। सबसे पहले आतंकियों की घेराबंदी की गई। इस ऑपरेशन में पुलिस, सीआरपीएफ और 50 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान शामिल थे। सुरक्षा एजेंसियों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि 2 आतंकी काली स्याह रात का सहारा लेकर भागने में कामयाब रहे। खबरों के मुताबिक मारा गया आतंकी उमर पाकिस्तानी है। सुरक्षा बलों ने मौके से एक AK-47 भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि भागे आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर अयूब ललहारी भी शामिल है, जबकि दूसरा आतंकी रहमान है। अयूब पुलवामा का ही रहने वाला है, जबकि रहमान पाकिस्तानी आतंकी है। तीनों लश्कर के आतंकी हैं। One Pakistani terrorist was belonging to LET was killed. Umar Bhai was his code name, and one or two terrorists escaped. I think one of them was injured because there was a blood trail for about a kilometer distance, half a kilometer distance. So there were, as per our input, there were 2 Pak national terrorists belonging to LET and 1 local boy. सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों से घाटी में CASO यानी कॉमिंग एंड सर्च ऑपरेशन को जारी रखने के लिए कहा है, जिसके तहत सेना लगातार दहशतगर्दों पर मौत बनकर टूट रही है, जिसका नतीजा है कि आतंक के बड़े बड़े कमांडर मौत की नींद सुला दिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में सुरक्षा बलों ने घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लश्कर तैयबा के कमांडर अबू दुजाना को भी मार गिराया था। काफी समय से सुरक्षा बलों की नजर दुजाना पर थी। दुजाना पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसके बाद से आतंकियों के हौसले पस्त हैं। पुलवामा से अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 35A को लेकर लगातार मामला गर्म होता जा रहा है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने धमकी दी है कि अगर जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 35A को हटाया गया तो राज्य में विद्रोह शुरू हो जाएगा। वहीं हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में PDP और बीजेपी की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पहले ही चेता दिया कि अनुच्छेद 35A के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बात अलग है कि राजनीतिक दल इसे एक बड़ा मुद्दा बनाए हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती बीजेपी को साधने के लिए रघुनाथ मंदिर भी पहुंच रही हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में राजनीति किस करवट बैठ रही है, यह कह पाना जरा मुश्किल है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35A और कश्मीरी भाषा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्थानीय नागरिकता पर बात शुरू हुई तो विरोधी दलों को सियासत चमकाने का मौका मिल गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई में विद्रोह की धमकी तक दी जा रही है। When it will come to that decision, you will see this mass rising. Don't forget, when that Amarnath Yatra thing happened, overnight people rose. 35A. So 35A will be far greater revolt that I wonder whether they'll be able to hold that.
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन संगठनों के पास राज्य की स्वायत्त संरचना को खत्म करने का पूरा एजेंडा है, जिसे वो पूरा नहीं होने देंगे। वो मुद्दे को जनता के दर तक लेकर जाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। उसमें कई हमारी बातें हुई हैं कि हमने कैसे इस पे आगे बढ़ना है। तो हम लोगों में तो पहले इसको उजागर करें कि इसमें होगा क्या, जैसे हमने जीएसटी पे किया था। हम इस पे और ज्यादा जोर से इकट्ठे मिलकर लोगों में इसकी राय को लाएंगे और लोगों की तरफ से इसकी आवाज बुलंद करेंगे। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी केंद्र सरकार को 35A को लेकर चेतावनी जारी की थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था, कश्मीर में अनुच्छेद 35A को छेड़ा गया तो कश्मीर में वो होगा जो कभी नहीं हुआ। जाहिर है, धारा 35A को लेकर कश्मीर में विरोध तेज होने वाला है। दरअसल अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर की विधानसभा को ताकत दी गई है कि वो अपने आधार पर स्थायी नागरिक की परिभाषा तय करे, साथ ही उन्हें चिन्हित कर कई विशेषाधिकार भी दे सके। धारा 370 जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है। 1954 के एक आदेश के बाद अनुच्छेद 35A को संविधान में जोड़ा गया था। माहौल तल्ख है और इस माहौल में अपना किला संभालती महबूबा मुफ्ती रघुनाथ मंदिर पहुंची। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने भी 35A को लेकर सख्त बयान दिया था, जिसके बाद सहयोगी बीजेपी के सुरों में नाराजगी नजर आने लगी थी। कहा जा रहा है कि रघुनाथ मंदिर जाने के पीछे महबूबा का मकसद बीजेपी को साधना ही था और जिस तरह मंदिर के लिए महबूबा की जुबान से ऐलान निकले वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। आज हम रघुनाथ मंदिर चले गए थे। ये श्री रामचंद्र जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हम चाहते हैं जिस तरह गोल्डन टेम्पल है उसी तरह इसको भी डेवलप किया जाए, ताकि जो भी जम्मू आ जाए तो हमारे रघुनाथ मंदिर ज़रूर जाए। और ये जो मार्केट है बहुत ही पुरानी मार्केट है, इसको भी हम डेवलप करना चाहते हैं ताकि जम्मू की जो शान है रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ बाजार, ये शान बनी रहे। जम्मू कश्मीर में लगातार कई मुद्दों को लेकर विवाद जारी है। कुछ मुद्दों पर बीजेपी और पीडीपी में खटपट है तो दूसरी तरफ विपक्ष ऐसे मुद्दे उछाल रहा है जो कभी पीडीपी के एजेंडे में होते थे। इस सब के चलते सूबे की महबूबा सरकार के लिए रोज चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। एक बड़ी पहल के तहत केंद्र सरकार ने आज 11,44,000 पैन कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया है, यानी कि उसे रद्द कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इन 11,44,000 पैन कार्ड में क्या आपका पैन कार्ड भी शामिल है? कहीं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है? अगर नहीं है तो आप तो सुरक्षित हैं, लेकिन अगर है तो आपके लिए मुश्किल भरे दिन होंगे। तो जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट और समझिए कि क्या आप उस श्रेणी में हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार हर दिन सख्त फैसले ले रही है। नोटबंदी से शुरू हुआ सिलसिला पैन कार्ड तक पहुंच गया है। खबर है कि 11,44,000 पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। इसके साथ ही हजारों फर्जी पैन कार्ड की भी पहचान की गई है। ऐसा उन मामलों में किया गया है जहां किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड आवंटित कर दिए गए थे या फिर पैन कार्ड फर्जी पाए गए। ऐसे में हो सकता है कि आपका पैन कार्ड भी बंद कर दिया गया हो। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि आपका पैन एक्टिव है या नहीं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या डीएक्टिव है तो उसका बहुत ही आसान तरीका है, जैसे कि मैं अभी आपको सिस्टम पे दिखा दूं कि आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और इस वेबसाइट पर जाने के बाद बॉटम लेफ्ट में आपके पास एक ऑप्शन दिखाएगा नो योर पैन। आप नो योर पैन ऑप्शन पर क्लिक करें और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आप सर्विसेज पर जाएं। सर्विसेज में आप फिर से नो योर पैन ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी तमाम डिटेल्स यहाँ पे पूछी जाएंगी, जैसे कि आपका सरनेम, आपका मिडिल नेम, आपका फर्स्ट नेम, आपका स्टेटस, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद और ये तमाम डिटेल्स को डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके फ़ोन पर एक OTP नंबर आएगा। जो आपके OTP में नंबर मिलेगा और वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या डीएक्टिव है। दरअसल नियम ये कहता है कि एक व्यक्ति को एक ही पैन कार्ड रखना है, लेकिन कुछ लोग फर्जीवाड़े के लिए एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवा लेते हैं। ऐसे में सरकार ने फर्जी पैन कार्ड को डीएक्टिवेट करने का ये कदम उठाया है। दिल्ली से हर्षा चंदवानी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।